बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने एपिडेमोलॉजी के लेक्चर्स को फर्दर प्रोसीड करना है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने बेसिक्स बताई थी, प्रेवलेंस इंसिडेंस उनकी बेसिक्स पे बात की थी, कुछ टर्म्स जिक्र किए थे एपिडेमोलॉजिकल। आज जो है इस वीडियो में हम फर्दर जा रहे हैं। अगेन इसमें दोबारा इंसिडेंस, प्रेवलेंस, रेशोज़, प्रोपोर्शंस वगैरह होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत इन डेप्थ विद एग्जांपल्स हम उस पर बात करेंगे। एंड आप लोगों के लिए इसमें सेल्फ प्रैक्टिसेस की टास्क भी मौजूद हैं ताकि आप लोग इसको सीख सकें। ठीक है, ये टॉपिक है मेजर ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी। मेजर ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी बेसिकली अदर वर्ड्स में कहते हैं नंबर्स को, जस्ट काउंटिंग समथिंग। ठीक है, आर इन अदर वर्ड्स समथिंग दैट इज़ बीइंग रिपीटेड सेवरल टाइम्स, उसको भी आप फ्रीक्वेंसी में डाल सकते हैं, फ्रीक्वेंट से है। ठीक है, अब हमने जितनी भी स्टडीज़ एपिडेमियोलॉजिकल हों, पब्लिक हेल्थ हों, या किसी भी स्पेशलिटी से हों, हुआ एनेस्थीसिया से लेकर डेंटल, सर्जिकल, कार्डियोलॉजी, जितने भी आपके सब स्पेशलिटीज़ हैं, उन सब में ये इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी फील्ड के हिसाब से किसी चीज़ पे फोकस रखना है। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फ़िलहाल पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव या किसी भी पर्सपेक्टिव जो हमारे सामने आता है उसको एज एग्जांपल बताएंगे कि किसी भी डिज़ीज़ को, यहाँ पे डिज़ीज़ से सिर्फ डिज़ीज़ मतलब नहीं होगा, कोई भी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है क्लिनिकली, अपने क्लिनिकली हो या सोशली अपनी फील्ड के हवाले से हो या साइकोमोटर लिहाज से हो या किसी और लिहाज से हो, आपने कोई इशू क्या किया है, इनकाउंटर किया है, और आप चाहते हो कि इस पे मज़ीद मैं आप कुछ स्टडी कर लूँ, ख़ुद से स्टडी कर लूँ, तो सबसे पहला फ़ेज़ उसका एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ बनेगा, तो जिसमें मैयर ऑफ डिजीज़ किया जाता है या मैयर ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड कलेक्टिंग द डाटा। तो इस टॉपिक में कंटेंट्स हमारे हैं, सिंपल काउंट और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, रेशोज, प्रोपोर्शंस एंड रेट दोबारा आ रहे हैं, फिर आगे जाके हम अटैक रेट्स, फूड स्पेसिफिक अटैक रेट पे बात करेंगे। एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी इसके अलावा और भी अटैक रेट्स होते हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल देंगे, आप लोगों ने इसके अलावा बाकी अटैक रेट्स को सर्च करना है। ठीक है, मेयर ऑफ मॉर्बिडिटी, प्रेवलेंस और इंसिडेंस, जिस पे बात हो चुकी है एंड दोबारा भी होगी। जो नई चीज़ इसमें जा रही है वो इंसिडेंस डेंसिटी है एंड कमुलेटिव इंसिडेंस रेट है। फिर हम एक और चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे विच इज़ पर्सन ईयर्स एंड ऑब्जर्वेशन, पर्सन ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इट इज़ और ये कैसे इनकॉपरेट किया जाता है रेट्स के अंदर। ठीक है, फिर लास्टली जो चीज़ होगी हम डिस्कस करेंगे वो है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस क्या है कि हाउ टू मॉनिटर, एक किस्म से मॉनिटर का इंटरचेंजेबल वर्ड है मॉनिटरिंग का। तो सर्वेलेंस की पैसिव और एक्टिव सर्वेलेंस, और हमारी जितनी भी अब तक के 2 लेक्चर्स में स्टडीज़ होंगी वो कैसे सर्वेलेंस में अप्लाई की जाती हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर में या आप लोगों की अपनी स्पेशलिटीज़ में। सो बेसिक्स हैं अगेन इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन टू द काउंट्स, प्रोपोर्शंस, रेशोज एंड रेट्स, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मीयरिंग डिजीज़ अकरेंस, कोई डिजीज़ कितनी दफ़ा आ रहा है, कितने लोगों में आ रहा है, किस जेंडर में ज़्यादा है, किस एज में ज़्यादा है, किस एथनिक पीपल में, एथनिसिटी यानी अफ्रीकन हैं, एशियंस हैं, साउथ एशियंस हैं, नॉर्थ, इस तरह के मुख्तलिफ रीजनल बेसिस पे किन लोगों में ज़्यादा आ रहा है। मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ काउंट्स। ठीक है, सो काउंट्स एंड प्रोपोर्शंस, फर्स्ट काउंट है, काउंट आपको पता है, वी विल डिस्कस अबाउट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या करता है, काउंट्स का एक हिस्सा, यानी आपने 100 काउंट्स किए हैं, उस 100 में से कुछ एक हिस्सा ले लें, लेट्स से 25 ले लें, तो दैट 25 विल बी द proportion of that 100 which in percentage will be equal to 25%। ठीक है ना, कैसे, हमारे पास टोटल 100 बंदे हैं, हमने काउंटिंग की 100 बंदों की, जिसमें हम देखते हैं इस 100 में मेल कितने हैं और इन्हीं 100 में से फीमेल कितने हैं। यानी मतलब ये हुआ कि हम मेल की काउंट कर लेते हैं, फीमेल की काउंट अलग से कर लेते हैं, तो इन 100 में से मेल की परसेंटेज कितनी है, ये होगा मेल की प्रोपोर्शंस, और इन्हीं 100 में से फीमेल की परसेंटेज कितनी है, ये हो जाएगा फीमेल का प्रोपोर्शन इन दैट 100, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और परसेंटेज में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। सो प्रोपोर्शन इज बीइंग मेजर्ड इन परसेंटेज। ठीक है, रेशियोज क्या होती हैं, हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और दोनों क्वांटिटी सेपरेट होती हैं मोस्टली। ठीक है, सेपरेट क्वांटिटीज़ होती हैं।
दो ग्रुप्स को भी आप कंपेयर कर सकते हो, मेल दो जेंडर डिफरेंसेस को भी आप देख सकते हो, मेल एंड फीमेल में आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो उन मेल की काउंट को फीमेल की काउंट पे डिवाइड करें तो हमें रेशो मिल जाता है। फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, इस तरह से देखा जा सकता है। एडल्ट्स टू एडल्ट्स टू पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स टू एडल्ट्स रेशो, ये भी देखा जा सकता है। मदर्स टू बेबीज़ रेशो या क्लिनिक्स टू पेशेंट्स रेशो, फिर क्लिनिक्स में मेल टू फीमेल रेशो कितना है, पर क्लिनिक कितने डॉक्टर्स हैं हमारे पास, या कितने डॉक्टर्स पे कितने क्लिनिक आ सकते हैं, यानी 10 डॉक्टर्स हैं एक क्लिनिक है, या 10 क्लिनिक्स हैं 20 डॉक्टर्स हैं हमारे पास। तो इन चीज़ों को, दो डिफरेंट वेरिएबल्स को, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम क्या कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रेशोज़ आ जाते हैं। रेट क्या होते हैं? रेट में हम टाइम को डिफाइन कर देते हैं और इसको बाउंड भी कर देते हैं, जिसमें हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशन जितने टाइम तक की होती हैं और हर पर्सन का जितना किया, लेट से 10 बंदों का आपने देखा है और 10 बंदों को आप 10 दिन तक देख रहे हो, एक बंदे को 10 दिन तक, दूसरे बंदे को 5 दिन तक, तीसरे बंदे को 10 दिन तक दोबारा, इसी तरीके से चौथे बंदे को 5 दिन तक, ऐसे हर एक बंदे को डिफरेंट डेज के हिसाब से देखे जा रहे हो। तो 10 बंदों को देखा है, हर एक बंदे को जितने दिन देखा है उन सबको हम जमा कर लेते हैं और ये इनकॉर्पोरेट करते हैं हम रेट्स के अंदर। तो रेट के अंदर टाइम बाउंड होता है जिसको हम कहते हैं पर्सन टाइम। क्या कहते हैं? पर्सन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये हमने आगे जाके एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज पर्सन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेट्स क्या है? द टाइम डायमेंशन, ये मस्ट है कि इसके साथ टाइम डायमेंशन का जिक्र आता है। ठीक है, आप ज़रा यहाँ पे देखें डायग्राम में, एनालिटिकल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, रिसर्च मेथड्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स हैं। और दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ जॉब पोस्टिंग, मतलब इन स्किल्स के बेसिस पे किन की परसेंटेज ज़्यादा पोस्टिंग आ रही है। ठीक है, अब आप देखें, और ये भी टाइम बाउंड होगा क्योंकि ये तो बस जस्ट परसेंटेज पे जिक्र हो रहा है कि अगर एनालिटिकल स्किल्स आपके पास हैं, अब ये डिफरेंट कलर्स में है। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स, ईच कलर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, और ये आपकी हॉरिजेंटली क्या दी गई है? परसेंटेज दी गई है कि कितने परसेंट जो है आपकी ये स्किल आप में मौजूद है। तो ये आपको एक किस्म से एनालिटिकल स्किल्स, 1 2 3 4 5 और 6 बंदों में एनालिटिकल स्किल्स को देखा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स इस बंदे की है, सॉरी येलो वन, देन दिस वन एंड दिस वन, एंड फिर उसके बाद ये। तो इनकी एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा हैं और उस हिसाब से इनकी पोस्टिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये जस्ट परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन परसेंटेज किस चीज़ की? एनालिटिकल स्किल्स की। किस लिहाज से? जॉब पोस्टिंग के लिहाज से। कम्युनिकेशन स्किल्स का अगर देखें तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस होती है कि जॉब की पोस्टिंग आपकी आसान होती है। फिर सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं इस रिसर्च के मुताबिक। यहाँ पे रिसर्च मेथड जो हैं, कुछ लोगों के जिनकी सबसे ज़्यादा थे, रिसर्च मेथड अच्छा था, तो उन्हीं की जॉब पोस्टिंग अच्छी हो रही है। सो इससे मतलब क्या है? हमारा मतलब ये है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शंस आर परसेंटेजेस। ठीक है ना, परसेंटेज के बेसिस पे आप मालूम कर रहे हो कि किन लोगों की कौन सी स्किल्स ज़्यादा हैं, जॉब पोस्टिंग जिनकी हो चुकी है, यानी एक 10 बंदे हैं उनकी जॉब लग गई है, आप उन 10 बंदों में जाके देखते हो कि इनके कौन कौन से स्किल्स जो थे जिनकी वजह से इनकी जॉब लगी है। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ता है एनालिटिकल स्किल्स सबसे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये चारों स्किल्स आपके होने चाहिए। ये जस्ट एक एग्जांपल है, उधर भी काफ़ी स्किल्स हैं। दिस इज़ जस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि हम ये सिर्फ और सिर्फ बायो साइंसेज में नहीं लगा सकते, एपिडेमोलॉजी अदर जगह पे भी लगती है, लेकिन हर एक चीज़ की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सो रेट्स क्या है? A rate measures the frequency of an event in a defined population over a specific period of time. Unlike simple proportion, प्रोपोर्शन में टाइम तो होता है लेकिन स्ट्रिक्टनेस उसमें नहीं होती। रेट्स में टाइम इज अ स्ट्रिक्ट डायमेंशन। जैसे 17 टेटनस डेथ्स हुए थे 58 मिलियन पीपल के अंदर, मतलब टोटल 58 मिलियन पीपल थे, जिनमें से 17 लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी, और वो डेथ सिर्फ और सिर्फ टेटनस से हुई थी। अब मोर्टिलिटी रेट जो है वो क्या बन रहा है? एक साल की बात हो रही है कि एक साल के अंदर जो 17 डेथ्स होती हैं,
तो मोटिलिटी रेट फार्मूले में टाइम भी इनकॉर्पोरेट होगा, तो हम क्या करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 58 मिलियन, ठीक है, ये करेंगे 58 मिलियन हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, चूँकि मिलियन में हमारे पास पीपल हैं तो हम बेस जो लेंगे वो 10 की बजाय 100 की बजाय 100,000 हम क्या करेंगे लेंगे, या 10,000 की बजाय क्या लेंगे 100,000। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या चीज़ 100,000 के साथ, और जब हम डिस्क्राइब करते हैं वी एक्सप्लेन इट कि हमारे रिज़ल्ट का मतलब क्या है, तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास क्या जवाब आता है कि 0.029 पर 100,000 पर ईयर हमारे पास डेथ्स हो रही हैं, किस चीज़ की वजह से, टेटनस की वजह से हो रही हैं, ठीक है। ये मोर्टिलिटी रेट है टेटनस का, पर ईयर का जिक्र बीच में आ गया। अब एग्जांपल्स आप देखें प्रोपोर्शंस की, आपने ब्लड सैंपल्स ली हैं जिसमें आप देखना चाह रहे हो कि फल्सीफॉर्म पॉजिटिव है या नहीं। कितने सैंपल्स लिए थे आपने, 1000 सैंपल लिए, जिसमें 236 जो हैं वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। 236 कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो प्रोपोर्शन क्या बनेगी, चूंकि यही 236 इसमें शामिल हैं, हम क्या करेंगे कि इसको 236 पॉजिटिव केसेस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल्स कलेक्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.236 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 23.6%। अब आपके पास जो प्रोपोर्शन आ रही है 23.6%, ये किसकी प्रोपोर्शन आ रही है, ये प्रोपोर्शन आ रही है पॉजिटिव फल्सीफॉर्म केसेस आउट ऑफ टोटल 1000 सैंपल्स, यानी देयर इज 23.6% पॉजिटिव falciparum proportions out of total 1000 ब्लड सैंपल्स। अब ये ब्लड सैंपल्स किन के हैं, हम लोगों के नहीं हैं, ये ब्लड सैंपल्स किन लोगों के होंगे, दैट आर डायग्नोज्ड आर सस्पेक्टेड ऑफ व्हाट, सस्पेक्टेड ऑफ मलेरिया। जो सस्पेक्टेड ऑफ मलेरिया थे उन 1000 बंदों का सैंपल लिया गया है, ठीक है ना। रेशो में आ जाएं आप, रेशो क्या है, मेल टू फीमेल, कॉमन बात है। अच्छा, इसको हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, मेल टू फीमेल, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, और फीमेल टू मेल। आपकी बात भी जो है आपकी रेशो को एक्सप्लेन करे कि हम मेल टू फीमेल बात करें या फीमेल टू मेल बात कर रहे हैं, क्लिनिक टू फिजिशियन बात करें या फिजिशियन टू क्लिनिक बात कर रहे हैं, दोनों लिहाज से बात होगी। यहाँ पे ज़रा देखें, मेरे पास टोटल हैं 4000 मेल और 2000 फीमेल, तो डिवाइड करेंगे, ये 4/2 बनेगा, इसकी प्रोपोर्शन रेशो में लिखेंगे, चूंकि 4/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/1। 2/1 को कौन 2/1 में लिखते हैं, सब 2 लिखते हैं, तो चूंकि ये रेशो है तो वी विल राइट इट 2:1, यानी 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। ये हमारी रेशोज आ रही हैं इस क्लासरूम की, ये जो ग्रुप हमें दिया गया। हमने क्या बात की, मेल टू फीमेल रेशो, जबकि स्लाइड में क्या इनिशियली 2:1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1:2 लिखा हुआ है। अब ये 1:2 और 2:1 में क्या फ़र्क है, 2:1 जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप कहोगे, क्योंकि मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, तो आप कहोगे मेल टू फीमेल रेशो वाज 2:1, और अगर मैं कहूँ कि फीमेल टू मेल रेशो, तो क्या हो जाएगा, अब करें, 2000 फीमेल थी, 4000 मेल थे, डिवाइड किया तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, विच इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज 1:2। अब देखें फ़र्क है कि नहीं, पहले 2:1 था मेल टू फीमेल, अब फीमेल टू मेल है, तो 1:2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सही है ना। तो आपकी स्टेटमेंट, आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपने लिखी हैं, इक्वेशंस लिखी हैं, उसके साथ मैच करनी चाहिए, ये आपके जहन में रहे, बायोस्टेटिस्टिक्स के लिए भी, रिसर्च में भी और एपिडेमोलॉजी में भी। अब रेट्स पे आ जाएं, रेट्स में अगेन वही बात है कि हम बेस या 10 लेते हैं या 100 लेते हैं या 100 या 1000 या 10,000 या फिर 100,000। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा आपने बेस लेना है पॉपुलेशन का।
ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ टाइम इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। इंक्लूड करोगे और स्ट्रिक्टली इंक्लूड करोगे, क्या होगा? मोर्टेलिटी रेट ऑफ टेटनस इन फ्रांस जो प्रीवियसली हो चुका है 1995 में 17 डेथ्स हुई थी। पॉपुलेशन उस वक्त की, उस साल की, मतलब 1995 की 58 मिलियन थी फ्रांस के अंदर। दो 17 डेथ्स हुई थी वो किस चीज़ की वजह से हुई थी? टेटनस की वजह से। अब 58 मिलियन सारे के सारे जो हैं पॉसिबल एक्सपोज तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग एक्सपोज होंगे। पर 17 जो डेथ हुई थी वो भी तो इस पॉपुलेशन का हिस्सा थे। पर साथ में हमने बाउंडनेस किसकी दी है? एक ईयर की बाउंडनेस दी हुई है। अब चूंकि 58 मिलियन यूज़ किया हुआ है तो हमारा बेस क्या यूज़ होगा? 100,000 यूज़ होगा। सही है ना? चूंकि बेस हमारा बस ज़्यादा है तो फार्मूले में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो 17 डिवाइडेड बाय 58 मिलियन एक्स 100,000 पॉपुलेशन हो जाएगी। पर ईयर साथ में आप जिक्र करेंगे और इससे जब जवाब आएगा तो वो कैसे आप लिखोगे? 0.029 मोर्टिलिटी रेट। सॉरी, मोर्टिलिटी रेट को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, मोर्टिलिटी रेट्स फॉर tetanus in 1995 was 0.029 per 100,000 पर ईयर। ठीक है, यानी एक साल में 100,000 लोगों में से इशारिया 029 लोगों की डेथ हो रही हैं और वो भी किसकी वजह से? टेटनस। अब फिर क्वेश्चन बनेगा कि इशारिया 029 लोग कैसे होते हैं? दिस इज़ जस्ट अ प्रोपोर्शन, सॉरी रेट, दिस इज़ जस्ट गिविंग यू कि हमारे पास चांसेस ज़्यादा हैं या कम हैं। ठीक है, स्पीड ज़्यादा है या कम है। ठीक है ना? तो एक साल में इशारिया 2 9 लो 029 आपका मोर्टेलिटी रेट बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। फिर आती है रेशोज़। रेशोज़ पे हमने इससे पहले भी बात कर ली यहाँ पे, और कुछ और रेशोज़ भी आती हैं जिनको कहा जाता है ऑड्स रेशो एंड रिस्क रेशो। ऑड्स इन अदर वर्ड्स में कहते हैं चांसेस को। किस चीज़ को कहते हैं? चांसेस को। चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, कोई भी वाकया होता है इसको क्या कहते हैं? ऑड्स कहते हैं। हम ये ऑड नंबर की बात नहीं कर रहे, ऑड्स बेसिकली इन अदर वर्ड्स में चांसेस को कहा जाता है। चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, कोई भी वाकया होता है साइंटिफिकली, इट्स नॉट इट्स कैन बी बाय चांस और इट कैन बी बाय डिलिबरेटली। तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि चांसेस कितने हैं, किस चीज़ के चांसेस। चूंकि हम डिजीज़ पे बात कर रहे हैं तो इस जगह पे डिजीज़ की बात करें। अब डिजीज़ क्यों होता है? एक्सपोजर की वजह से होता है। एक्सपोजर क्या चीज़ है? आपका विक्टर है, विक्टर या पैथोजन या जो भी चीज़ है जिसकी वजह से डिजीज़ काज हो सकता है। ठीक है ना? तो ऑड रेशो क्या है? कंपेयर द ऑड्स ऑफ एक्सपोजर एमंग केसेस टू द ऑड्स ऑफ एक्सपोजर एमंग कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स और केसेस क्या होते हैं, यहाँ पे ये चीज़ समझानी है कि व्हाट इज़ केसेस, व्हाट इज़ कंट्रोल्स। आपने अपने लेबॉर्ट्री टेस्ट के भी देखे होंगे, कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट में लिखा होता है कि टेस्ट वैल्यू और नॉर्मल रेंजेस। ये जो नॉर्मल रेंजेस लिखी होती हैं ये किसी हेल्दी पीपल की जो है रेंजेस होती हैं, और ये जो टेस्ट वैल्यूज़ होती हैं ये आपके रिजल्ट्स होते हैं, आपके ब्लड के रिजल्ट्स होते हैं। तो जो टेस्ट्स होते हैं ये केस में आता है और नॉर्मल जो होते हैं इनको कंट्रोल्स कहा जाता है। ठीक है ना? या अदर वर्ड्स में कोई एक डिजीज़ आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक डिजीज़ ले रहे हैं जिनमें लेट्स से स्मोकिंग ले लेते हैं। स्मोकिंग की वजह से होता है फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, स्टेनिंग ऑफ द टीथ, इसको कोई नाम, ब्लैक वगैरह बनना या येलो हो जाना, स्टेनिंग ऑफ द टीथ हो रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से। अब आपके पास हैं कि ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके टीथ जो हैं वो टार उनमें जमा हो चुका है, तो वो तो क्लियर बात है कि दे डू स्मोकिंग। लेकिन कुछ ऐसे पीपल भी हैं कि उनके टार के जैसे येलो टीथ नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है,
पर वो स्मोकिंग नहीं करते। अब स्मोकिंग कर रहा है उसकी वजह से टीथ हैं, और एक येलो है लेकिन स्मोकिंग नहीं करता। अब हम देखना क्या चाह रहे हैं, स्मोकिंग के हवाले से देखना चाह रहे हैं। तो ये लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, ये हमारे क्या होंगे, कंट्रोल्स होंगे, और जो स्मोकिंग कर रहे हैं वो हमारे केसेस हो जाएंगे। ठीक है ना। या आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैं दो पेश ग्रुप्स लेता हूँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को एक ट्रीटमेंट दी जा रही है, कोई भी फील्ड का ले लें, ट्रीटमेंट दी जा रही है, और इनको जो है वो डिजीज़ है, कोई D1 इनको डिजीज़ है। इसी तरीके से वही D1 बी को भी है, लेकिन जो ट्रीटमेंट हम ग्रुप ए को दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट हम ग्रुप बी को नहीं दे रहे। तो आपका जो केस बनेगा वो ये केस बन जाएगा, ये आपका कंट्रोल हो जाएगा। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्रुप ए को, दोनों को सेम डिजीज़ है, ग्रुप ए को और बी को भी, लेकिन ग्रुप ए को ट्रीटमेंट T1 मिल रही है और ग्रुप बी को ट्रीटमेंट T2 मिल रही है। आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगेन जो ट्रीटमेंट पहले से चल रही थी, फॉर एग्जांपल एक ट्रीटमेंट आई है आपके पास न्यू ट्रीटमेंट, एग्जांपल ये है कि T1 जो है न्यू ट्रीटमेंट है, जबकि T2 जो है वो ओल्ड ट्रीटमेंट है। अब आपका ये जो ग्रुप है जो ओल्ड ट्रीटमेंट पे चल रहा है ये कंट्रोल रहेगा, और जो न्यू ट्रीटमेंट है जिस ग्रुप पे चल रही है ये ग्रुप जो होगा केस ग्रुप होगा। तो ऐसी टाइप की स्टडीज़ को कहा जाता है केस कंट्रोल स्टडीज़। ठीक है। वो फिर आप लोगों को रिसर्च मेथडोलॉजी में काफ़ी चीज़ें बता दी गई होंगी कि केस कंट्रोल क्या होता है, कोहोर्ट क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, केसेस और एक्सपोजर्स को देख रहे हैं, एक्सपोजर इमंग केसेस, एक्सपोजर इमंग कंट्रोल्स। कैसे है, आपने एक टेबल बनाना है अपनी, ये आप लोग अपने लिए टास्क कर लें। एक 4x4 टेबल बनाएं जिसमें अपनी ही फील्ड का कोई केस ले लें। ठीक है, कुछ में पॉजिटिव लें, कुछ में नेगेटिव लें, और फिर आप ये भी देखें कि वो केस, वो डिज़ीज़, वो प्रॉब्लम किस वजह से बनती है। ठीक हो गया। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास है डिज़ीज़ कुछ लोगों में और कुछ लोगों में नहीं है। हम देखना ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों में है उनमें एक्सपोजर कितना था, और जिन लोगों में नहीं है उनमें एक्सपोजर कितना था। साथ में मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जिन लोगों को डिजीज़ है उनको एक्सपोजर हुआ था या नहीं, और ये भी देखना चाहता हूँ कि जिनको डिजीज़ नहीं है उनको एक्सपोजर हुआ था या नहीं। ये बातें हैं, 4 बातें। एक्सपोजर है, डिजीज़ है, एक्सपोजर है, डिजीज़ नहीं है, एक्सपोजर नहीं है लेकिन डिजीज़ है, एक्सपोजर नहीं है और डिजीज़ भी नहीं है। ये 4 बातें आप देखना चाह रहे हैं। ये कैसे देखी जाती हैं, ऑड्स रेशो के साथ, रिस्क रेशो के साथ, या रिलेटिव रिस्क रेशो को अदर वर्ड में रिलेटिव रिस्क भी कहते हैं। कैसे मालूम करेंगे, करना ये है कि ए बी सी डी, ए क्या चीज़ है, इट इज़ टोटल नंबर ऑफ दोज केसेस हु हैव डिजीज़ एंड आर एक्सपोज्ड। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोज से ये मतलब नहीं है कि जाहिर हो रहे हैं, एक्सपोजर उस पैथोजन, उस विक्टर को एक्सपोज हुए हैं जिसकी वजह से डिजीज़ हुआ है। तो एक्सपोजर हुआ जिसकी वजह से डिजीज़ हुआ तो उनकी काउंट ए है। एक्सपोजर हुआ है लेकिन डिजीज़ नहीं है, उनको काउंट बी में डालेंगे। और टोटल एक्सपोज्ड लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी। उनको डिजीज़ है या नहीं, लेकिन टोटल एक्सपोज लोग क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी। इसी तरीके से कुछ लोग हैं अब एक्सपोज्ड नहीं है, मतलब पैथोजन को या जिसकी वजह से डिजीज़ काज होना है उसको एक्सपोज नहीं है, लेकिन स्टिल डिजीज़ उनमें मौजूद है। ये एक सी काउंट हो जाएगी, इसमें कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से एक्सपोज नहीं है और डिजीज़ भी नहीं है, वो टोटल कितने हो जाएंगे, डी। और जो लोग एक्सपोज नहीं है, वट एवर कि डिजीज़ है या नहीं लेकिन एक्सपोज नहीं है, वो टोटल कितने हो जाएंगे, सी प्लस डी हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल वो लोग जिनको डिजीज़ है, एक्सपोज्ड हों या ना हो, उनकी टोटल काउंट क्या हो जाएगी, ए प्लस सी। टोटल वो लोग जिनको डिजीज़ नहीं है, वो एक्सपोज्ड हों या ना हो, तो वो क्या हो जाएंगे, बी प्लस डी हो जाएंगे। ठीक है। अब यही चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है और इसको हमने फार्मूले में डालना है।
फार्मूले में डालने के लिए क्या करेंगे, ऑड्स रेशो कंपेयर्स द ऑड्स ऑफ एक्सपोजर एमंग केसेस टू द ऑड्स ऑफ एक्सपोजर एमंग कंट्रोल्स। ये वाले आपके कंट्रोल्स हैं, दीज वन, ठीक है, जिनको डिजीज़ नहीं है, ये आपका कंट्रोल है, ठीक है ना। और जिनको डिजीज़ है ये आपके केसेस हैं। आप फार्मूले में देखें क्या है, ऑड्स ऑफ एक्सपोजर एमंग केसेस डिवाइडेड बाय ऑड ऑफ एक्सपोजर एमंग कंट्रोल्स, ए डिवाइडेड बाय बी, यानी ए डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय डी, यानी फिर ए और बी को पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसकी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे सी डिवाइडेड बाय डी पे। करना कैसे है, आपने पहले मालूम करना है ए डिवाइडेड बाय बी को, मालूम हो गया, फिर इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर क्या करना है, सी डिवाइडेड बाय डी मालूम करना है, और इसकी वैल्यू इस पे डिवाइड कर देनी, जैसे आपने फार्मूले में हमने लिखा हुआ है। अगेन रिपीट करता हूँ एक दफ़ा कि हमने क्या करना है, एक्सपोजर का ऑड्स रेशो देख रहे हैं, ठीक है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए और डिवाइडेड बाय बी पहले करेंगे, ये जब हो जाएगा तो फिर हमने सी डिवाइडेड बाय डी करना है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इस तरह से हम कर लेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी को सी डिवाइड बाय डी पे कर लेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ऑड्स रेशो का। इसका मतलब क्या होगा, इससे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बेसिकली क्या बताएगी, वो ये बताएगी कि एक्सपोजर की वजह से कितना चांस है डिजीज़ डेवलप होने का। बात समझ आ गई है, एक्सपोजर की वजह से कितना चांस है डिजीज़ डेवलप होने का। रिस्क रेशो पे आ जाओ, कंपेयर द रिस्क ऑफ एन इवेंट इन एक्सपोज ग्रुप टू द रिस्क इन द अनएक्सपोज ग्रुप, इट इज़ ऑपोजिट टू द ऑड्स रेशो, ठीक है ना। इसमें आपको रिस्क का पता चलता है कि किस ग्रुप में, एक्सपोज ग्रुप में रिस्क ज़्यादा आ रहा है कि अनएक्सपोज में रिस्क ज़्यादा आ रहा है। अगर अनएक्सपोज में रिस्क ज़्यादा आ रहा है तो इसकी वजह कोई और हो सकती है, जिस एक्सपोजर को हम देख रहे हैं वो नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल येलो टीथ हैं, ठीक है ना, ये स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, और ये ज़्यादा टी कंजम्पशन की वजह से भी हो सकता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, शुगर इनटेक है उसकी वजह से भी हो सकता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मैं देख रहा हूँ भाई स्मोकिंग को, और रिस्क मेरे पास येलो टीथ का बन रहा है टी की वजह से, तो फिर क्या हुआ कि मेरा ये वेरिएबल ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहा, रिलेट तो कर रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं। कौन सा रिलेट करेगा, देन एपिडेमोलॉजिकली मैंने इन तीनों को देखना है, 1 को भी देखना है, 2 को भी देखना है, और शुगर इनटेक को भी देखना है। मैंने एग्जैक्ट चीज़ मालूम करनी है जिसकी वजह से येलो टीथ की प्रेवलेंस ज़्यादा है। क्लियर है बात। सो रिस्क के लिए हमने क्या करना होता है, फार्मूला क्या है, ए डिवाइड करेंगे ए प्लस बी पे, यानी टोटल केसेस हु आर एक्सपोज्ड, यानी टोटल केसेस हु आर एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, अगेन कर रहा हूँ, टोटल एक्सपोज्ड केसेस विद द डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोज केसेस, ठीक है, जिसमें डिजीज़ है या नहीं है दोनों शामिल हैं, यानी ए आपके वो बंदे हैं जो एक्सपोज्ड भी थे और डिजीज़ भी था, डिवाइड करेंगे उन तादाद पे जो सिर्फ एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, पहले ये कर लेंगे। ये करने के बाद आपने दूसरा स्टेप करना है। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा कि चूंकि हम अनएक्सपोज को भी देखेंगे इसके साथ, वो कैसे करोगे कि टोटल काउंट of those who are exposed, who are not exposed but have a disease, यानी एक्सपोज नहीं है पर डिजीज़ है, इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ अनएक्सपोज केसेस, यानी सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। ये मालूम करने के बाद आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक वैल्यू किसकी आएगी, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी की आ जाएगी, ठीक है ना, ए प्लस बी पहले करोगे फिर ए उसकी वैल्यू को डिवाइड करना है, इस तरह से करना है। फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू जाएगी, वो क्या आएगी, सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, पहले सी प्लस डी की वैल्यू और यहाँ पे ये आपने कर लिया। फिर इन दोनों को, इसको डिवाइड करना है किस पे, इस पे डिवाइड करना है।
तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा? रिस्क रेशो। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कोई भी इवेंट हमारे पास क्या है? डिजीज़ का होना है कि एक्सपोज में डिजीज़ ज़्यादा हो रहा है या अनएक्सपोज में ज़्यादा हो रहा है। अगर एक्सपोज में ज़्यादा हो रहा है, जो एक्सपोजर आप देख रहे हो, स्मोकिंग ज़्यादा देख रहे हो, आप स्मोकिंग पे काम कर रहे हो, तो स्मोकिंग की वजह से अगर येलो टीथ ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका प्रोबेबल चांसेस रिस्क सबसे ज़्यादा स्मोकिंग का है। लेकिन एक बंदा है स्मोकिंग भी कर रहा है, स्मोकिंग नहीं कर रहा, एक बंदा है स्मोकिंग नहीं कर रहा और येलो टीथ उसके बहुत ही ज़्यादा येलो हैं, यानी स्मोकिंग वाले से भी ज़्यादा येलो हैं, तो हो सकता है देर इज़ समथिंग एल्स जिसकी वजह से येलो टीथ बन रहे हैं। तो आपको ऑड्स रेशो और रिस्क रेशो से ये चीज़ें पता चलती हैं कि और क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं इस इवेंट की होने की वजह से। उम्मीद है ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। अगर नहीं है तो इन बातों को रिपीट कर लें। यू हैव अदर सोर्सेज एज वेल, उनको भी फॉलो करें। गो फॉर द बुक एज वेल। ठीक है, आपके करिकुलम में जो बुक लिखी गई है उसको फॉलो करें। टास्क है, आपने रेशो मालूम करनी है क्लिनिक पर पर्सन और पर्सन पर क्लिनिक्स। कैसे मालूम करनी है? 4 मिलियन पॉपुलेशन है और 400 क्लिनिक्स हैं। मालूम करने हैं दोनों, क्लिनिक्स पर पर्सन भी और पर्सन पर क्लिनिक्स भी। और दूसरी टास्क ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हो चुकी है, यू कैन फॉलो दैट अप। एंड मैं एक और देना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोग क्या करें, अपने फील्ड के लिहाज से कोई चीज़ करें। उसमें आप लोग कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें आप ऑड्स रेशो भी मालूम करें। इस तरह का एक टेबल बना लें, ठीक है। एक डिजीज़ स्पेसिफिक करें और उस डिजीज़ का काजिंग जो है वो आपका एक्सपोजर होगा। कुछ लोगों को एक्सपोज कराएं उस काज को, कुछ लोगों को अनएक्सपोज कराएं, ठीक है। और फिर आपने ऑड्स रेशो भी मालूम करनी है, रिस्क रेशो भी मालूम करनी है, ठीक है। ये कर लें तो आपको सही से समझ आ जाएगी। फार्मूले आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट चीज़ है अटैक रेट्स। अटैक रेट्स क्या होते हैं? अटैक रेट्स बेसिकली बताता है कि किसी चीज़ को कंज्यूम करने से या किसी चीज़ को एक्सपोज्ड होने की वजह से कितना जल्दी आपको उससे रिलेटेड डिजीज़ या कंडीशन डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये लिखा है, एनालाइजिंग रिस्क एंड डिजीज ट्रांसमिशन डायनामिक्स ड्यूरिंग आउटब्रेक एंड एपिडेमिक सिनेरियोज। आपके लिए बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली कोविड-19 का गुजरा है, कुछ 4 साल 5 साल पहले, 6 साल पहले। उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग जो थे वो एक्सपोज तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपोज थे, लेकिन कुछ लोगों को डेवलप हुआ, कुछ को डेवलप नहीं हुआ। अब ये जिनको डेवलप हुआ है, किस रफ्तार से डेवलप हुआ है, इसको अटैक रेट कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क हु डिवेलप्ड अ डिजीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क हु मे डेवलप द डिजीज। इस तरीके से अटैक रेट मालूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग हैं आपके पास जो हॉस्पिटल जाते थे, चूंकि सबसे ज़्यादा लोग एक्सपोज्ड किसको हो रहे थे? कोविड-19 को, जो हॉस्पिटल में थे, ठीक है। तो हॉस्पिटल जाने वाले लोगों में वो पीपल हों या वो एम्प्लॉयज़ हों, उनमें जिनको कोविड-19 पॉजिटिव आया, क्या आया? कोविड-19 पॉजिटिव। और फिर वो लोग जो हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन अभी कोविड-19 डेवलप नहीं किया पर रिस्क पे हैं, उस पर डिवाइड करना है। इस तरीके से हम क्या मालूम कर सकते हैं? 2000 बंदे हॉस्पिटल जा रहे हैं, 2000 में से 500 बंदों को जो है कोविड-19 पॉजिटिव है। अब ये 2000 तो रिस्क पे तो है ना, तो 500 तकसीमें 2000, ये आपको कोविड-19 का अटैक रेट बता देगा। कैसे बताएगा? आप ज़रा देखें। टाइप्स ऑफ अटैक रेट, एक प्राइमरी अटैक रेट है और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी अटैक रेट। आउटब्रेक्स के दौरान जैसी ही इलनेस बनती है तो इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी अटैक। लेकिन ये बहुत शॉर्टर पीरियड में होता है। जो कोविड-19 के पहले केसेस थे, न्यू केसेस थे, न्यू केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका प्राइमरी अटैक रेट होता है। लेकिन सेकेंडरी अटैक क्या होगा? इन्हीं न्यू केसेस के साथ कोई दूसरा बंदा कांटेक्ट में आ रहा है और डिजीज डेवलप कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्टैक्ट्स। अब देखो, न्यू केसेस आए आपके पास, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। पॉपुलेशन एट रिस्क क्या होगी? अब
येलो टीथ की बात कर रहे हैं या लंग्स कैंसर की बात कर लें, तो लंग्स कैंसर जो है स्मोकिंग की वजह से भी होता है। तो हम स्मोकिंग पे ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, तो उसमें मेरे पास आते हैं 10 के लंग कैंसर्स वाले आ जाते हैं। मैं हिस्ट्री देखता हूँ, हिस्ट्री में वो चेन स्मोकर है, ठीक है। लेकिन अब मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट्स में या बाद में, मैं भी बता दूंगा कि 10 लोग जो हैं जिनको लंग कैंसर हो रहा है स्मोकिंग की वजह से, तो कौन सी पॉपुलेशन एट रिस्क होगी? वही पॉपुलेशन जो स्मोकिंग कर रही है। तो मैं वो पॉपुलेशन डालूंगा जो स्मोकिंग करती है, वो नहीं जो स्मोकिंग नहीं करती, ठीक है ना। यहाँ पे मेरी स्टडी में, क्योंकि लंग कैंसर और भी काजेज है, मैं एक स्पेसिफिक काज ले रहा हूँ, उसके पे बात कर रहा हूँ। तो न्यू केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी अटैक रेट हो जाएगा। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होगा कि इन न्यू केसेस के साथ जो लोग कांटेक्ट में आए, कितने लोग कांटेक्ट में आए थे, लेट से उसके साथ वो जा रहा है हॉस्पिटल में पेशेंट्स को 2 महीने 3 महीने तक, वो कई 100-200 बंदों को जो है चेक कर रहा है, ठीक है। 100-200 बंदे, इसके कांटेक्ट में टोटल कितने आए? 100-200 बंदे। लेकिन इस 100-200 में से, यानी 200 में से 50 ने क्या किया? डिजीज़ डेवलप किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। 50 बंदों ने डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। कांटेक्ट में कितने आए थे? 200। 200 में से कितने ने डिजीज़ डेवलप किया? 50 लोगों ने। तो कैसा हो जाएगा हमारे पास? केसेज एमंग कॉन्टैक्ट्स कितने थे? 50 केसेस थे कॉन्टैक्ट्स में से जिनको डिजीज़ हुआ था, डिवाइडेड बाय कितने केसेस इसके साथ कांटेक्ट में आए थे, कितने लोग इसके साथ कांटेक्ट में आए थे? 200 लोग आए थे, ज़रबे 100। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अटैक रेट हो जाएगा, ठीक है। फूड स्पेसिफिक अटैक रेट आप देखें, फूड स्पेसिफिक अटैक रेट एक एग्जांपल है, आप और एग्जांपल्स ले लें किसी भी क्या नाम है एक्सपोजर को लें, और उसके हिसाब से प्राइमरी अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट मालूम करें। फूड स्पेसिफिक अटैक रेट क्या होगा? फूड स्पेसिफिक अटैक रेट ये होगा कि वो लोग, इन्होंने, आप यहाँ पे देखें ज़रा, ये इसमें आप लोगों को धनिया नज़र आ रहा है, और यहाँ पे सैलड के पत्ते हैं, इधर एप्पल पड़ा हुआ है और वो भी ग्रीन एप्पल है, यहाँ पे कुछ और वेजिटेबल्स हैं, उसका जूस बना हुआ है, और साथ में अदरक भी है। और इसमें कुछ आपने, चूँकि झाग है तो बीच में आपने सेवन अप और कुछ और चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है। एक आपने एक मशरूब बना दी है, लेकिन आपने इंग्रेडिएंट्स को नहीं देखा कि मैं क्या डाल रहा हूँ। अब उस मशरूब को पीने वाले लोग 10 बंदे पी रहे हैं, 10 बंदों में से 2 बंदों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है जीआईटी की, ठीक है। जीआईटी की प्रॉब्लम हो जाती है 10 बंदों में से 2 बंदों को। तो इसको मालूम करने का क्या कहलाया जाएगा? फूड अटैक रेट कहलाया जाएगा, फूड स्पेसिफिक अटैक रेट कहलाया जाएगा। कैसे? 10 बंदों ने खाना खाया है जिसमें से 2 बंदों को मसला बना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 बंदों को मसला बना खाना खाने वालों में, हम बाकी नहीं लेंगे। जिन्होंने खाना खाया था ये आज वाला, उसकी वजह से जो जीआईटी को प्रॉब्लम बनी, 2 बंदों को बनी थी। कितने लोगों ने ये गंदा खाना खाया था? 10 लोगों ने, ठीक है। ये तो खैर अच्छा लग रहा है, पर एनीवे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 10 बंदों ने खाया था, तो ये इससे जो चीज़ आएगी मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फूड स्पेसिफिक रेट। किस चीज़ का फूड स्पेसिफिक रेट? ये वाले फूड का स्पेसिफिक रेट हो जाएगा, अटैक रेट। टास्क 2 है सेकेंडरी अटैक रेट मालूम करना है आपने। 71 चिल्ड्रन हैं, स्कूल कॉन्ट्रैक्टेड अ मीजल डिजीज़ उनको हुआ है, 71 बंदों को। 93 सिबलिंग्स हैं जो इनके घर में रहे, कंबाइन बात कर रहे हैं, मतलब 71 बंदे हैं और टोटल कंबाइन करें तो 93 उनके बहन भाई हैं, सही है, जो इनके घर में है। ओवर द नेक्स्ट मंथ, एक महीने के अंदर 93 में 93 में से 21 लोग जो हैं क्या मालूम हो रहे हैं, उनके डिजीज़ डेवलप कर रहे हैं। 71 बच्चे हैं जिनको मीज़ल हुआ था, प्राइमरी अटैक था, ठीक है। आपने क्या मालूम करना है? सेकेंडरी अटैक। सेकेंडरी अटैक के लिए उन्होंने हिंट दी हुई है कि 71 बंदे जो चिल्ड्रन हैं उनके टोटल कंबाइन करें, हर एक बच्चे का भाई बहन जमा करें, तो 93 बच्चे हैं जो घर पे हैं।
अब ये 71 बंदे अपने अपने घरों जाते हैं और वहाँ पे अपने अपने भाई बहन के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, खाना साथ खाते हैं, मिलते जुलते हैं, खेलते हैं वगैरह वगैरह। सही है। इन 93 में से 21 ने क्या किया, डिजीज़ को कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी उनमें डिजीज़ डेवलप हुआ है। आपने मालूम करना है किस चीज़ को, सेकेंडरी अटैक रेट को। गो फॉर इट एंड टाइप योर कमेंट्स। प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस पे ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। आप लोग उसकी तरफ चले जाएं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे आगे जाके, ठीक है। इंसिडेंस डेंसिटी एंड एग्जांपल। व्हाट इज़ इंसिडेंस डेंसिटी? हम एक इंसिडेंस मालूम करते हैं, इंसिडेंस ये होता है न्यू केसेस, लेकिन हम इंसिडेंस डेंसिटी क्या देखेंगे, न्यू केसेस तो बन रहे हैं लेकिन कितना ज़्यादा बन रहे हैं, स्प्रेड कितना है, किस स्पीड से बन रहे हैं, इसको इंसिडेंस डेंसिटी कहेंगे। अब इंसिडेंस डेंसिटी में किस चीज़ का जिक्र आ जाएगा, पर्सन ईयर्स का जिक्र आ जाएगा, ठीक है ना। कहते क्या है कि द डिनोमिनेटर कंबाइंस द नंबर ऑफ पीपल एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दे वर ऑब्जर्व्ड। denominator combines the number of people and the amount of time they were observed। ये amount of the time they were observed इसको कहा जाता है पर्सन ईयर। यानी आपने 3 बंदों को ऑब्जर्व किया, 3 पर्सन है सपोज, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इनका टाइम क्या होगा। पर्सन ए को आपने 10 दिन देखा, पर्सन बी को आपने 5 दिन देखा, पर्सन सी को आपने 3 दिन देखा। तो पर्सन डेज कितने हो जाएंगे या पर्सन टाइम कितना हो जाएगा, इन तीनों का जमा करेंगे, यानी 10 जमा 5 जमा 3, ये हो जाएगा आपके पास 18 डेज। ये आपके पर्सन डेज हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि अच्छा, पर्सन डेज में क्या हो जाएगा 18, और कितने बंदे थे 3, ठीक है ना। 3 ऑफ 10 पर्सन डेज, 3 पर्सन ऑब्जर्व टिल 18 पर्सन डेज, सॉरी 18 था। 3 बंदों को हमने 18 दिन तक देखा है। वैसे 18 दिन तो रेगुलर नहीं गए ना हमने, हमारा मैक्सिमम डेज कितना था, 10 था, लेकिन इसमें एक बंदे को 3 दिन देखा था, एक बंदे को 5 दिन देखा था, एक बंदे को हमने 10 दिन देखा था। इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये परसेंट डेज हो जाएंगे, ठीक है ना। सो डिनोमिनेटर ये होगा। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो डिवीजन के नीचे आता है। सो person time means a person being followed up for a specific time span which are summed up for all individual that are followed up in a study। एक ही स्टडी में आपके लिए एक स्टडी दी गई है 1980 में, फ्रेमिंगम हेड स्टडी है। 2477 सब्जेक्ट से हैं, उनको कैटरेक्ट्स था। सब्जेक्ट से मतलब पीपल। आपके पास 2477 सब्जेक्ट से मतलब लोग हैं जिनको कैटरेक्ट्स था, ठीक है। उसमें से कैटरेक्ट्स था नहीं लेकिन सस्पेक्टेड था, उनमें से 310 लोगों को डायग्नोज हुआ है कि कैटरेक्ट्स है। तो इसका प्रेवलेंस कितना बनेगा, 310 बटा 2477, और आपके पास 12.5 इसका प्रेवलेंस परसेंट प्रेवलेंस रेट बन गया। इंसिडेंस डेंसिटी के लिए आगे आते हैं। एसेंशियल रिलेशनशिप, इस पे हमने प्रीवियस क्लास में हमने बात की है कि प्रेवलेंस और इंसिडेंस का क्या ताल्लुक है, कि इंसिडेंस मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़, ये हमें प्रेवलेंस बता देता है। तो आप इसको प्रीवियस लेक्चर से कर सकते हैं। इंसिडेंस डेंसिटी यहाँ पे आपको सही से समझ आ जाएगी। ज़रा इस ग्राफ को देखें। इस ग्राफ में आपकी स्टडी स्टार्ट हो रही है जनवरी 1989 से और जुलाई 1991 पे जाके ख़त्म हो रही है। मतलब जो स्टडी की गई है ऑब्जर्वेशन पीरियड है, इसमें पर्सन ए बी सी डी और ई ये लोग हैं, ठीक है। ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे इस बंदे की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही है, मतलब पर्सन ए को 1989 में देखा गया है, पर्सन बी की जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई है वो 1989 में जुलाई में स्टार्ट हुई है, जबकि पर्सन सी जो है उसको जनवरी 1999 में स्टार्ट किया गया देखना, और पर्सन डी को जो है उसको देखा गया है अगेन जनवरी 1989 में, और पर्सन ई को भी जनवरी 1989 से ऑब्जर्वेशन उसकी स्टार्ट हुई है।
लॉस टू फॉलो अप, सिर्फ एक बंदे का लॉस हुआ है फॉलो अप, यानी वो कहीं चला गया था या डेथ हो गई थी या उसने स्टडी में बीच में छोड़ दिया कि बस मैं इसमें स्टडी में मज़ीद जो है एज आ सब्जेक्ट काम नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मैं ख़ुद पे टेस्ट नहीं करना चाहता, वो छोड़ देता है, तो इसको कहते हैं लॉस ऑफ फॉलो अप। कब हुआ था? जुलाई में, जुलाई 1990 में। ठीक है, और ये जो क्रॉस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको डिजीज़ जो है वो डिटेक्ट हुआ है, यानी इंसिडेंस है, 1 और 2 इंसिडेंसेस है। ठीक है, अब पर्सन ए का देखें, जो जून, जनवरी, जुलाई, जनवरी 1990 और जुलाई 1990, तो ये 1.5 ईयर्स इसके बनते हैं। पर्सन बी के 2 ईयर्स बनते हैं, लेकिन स्टिल इसको ऑब्जर्व किया गया पर डिजीज़ कोई भी डायग्नोज नहीं हुआ। पर्सन सी का 1 ईयर है, लेकिन 1 ईयर में ही डिजीज़ डायग्नोज हुआ। पर्सन डी का 1.5 ईयर है और आपके 5th एंड ऑफ द ईयर डिजीज़ डायग्नोज हुआ है, लेकिन स्टडी स्टिल कंटिन्यू है। ठीक है ना, अब इनकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर डिजीज़ मिला, ऑब्जर्वेशन स्टॉप हो गई, इसकी डिजीज़ यहाँ पे मिला, ऑब्जर्वेशन स्टॉप हो गई, तो यहीं पे हमने इसकी ऑब्जर्वेशन का ईयर नोट कर लिया। इसी तरीके से ई को आखिर तक देखा गया 2.5 साल तक, लेकिन कोई डिजीज़ डायग्नोज नहीं हुआ। तो टोटल केसेस आपके पास कितने थे? 2 केसेस। पर्सन ईयर्स कितने थे? आपने एक इन 500 बंदों के ईयर्स को जमा करना है, इनको जमा कर लिया, तो ये कितना बनता है? 8.5 पर्सन ईयर। तो 2 केसेस डिवाइड बाय 8.5 पर्सन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या जवाब देगा आपको? 24 पर 100 पर्सन ईयर्स। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास, इसको कहते हैं इंसिडेंस डेंसिटी। इसको क्या कहते हैं? पर्सन इंसिडेंस डेंसिटी। आपके पास और केसेस हैं, आपने ख़ुद मालूम करना है इनको, बल्कि एग्जांपल है नीचे दिया गया है, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके स्टडी कर लें कि कैसे इंसिडेंस रेट मालूम करना है। नॉमिनेटर में ये आएगा, डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन आ जाएगी, और हमने बेस कितना लेना है? 100,000 लेना है। ठीक है, इंसिडेंस रेट को करेंगे तो नंबर ऑफ़ केसेस ऑफ एड्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ यूएस मल्टीप्लाइड बाय 100,000, तो 15.21 एड्स पर 100,000 पॉपुलेशन आपका इंसिडेंस रेट आता है। फिर नेक्स्ट है डायबिटिक फॉलोअप स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी। फॉलोअप स्टडी क्या होते हैं कि आपने डायबिटिक और देखना है उन पेशेंट्स को जिनमें डायबिटीज़ की चांसेस ज़्यादा हैं, और आप उनको आगे जाके देखते हो कि ये मज़ीद प्रोग्रेशन कैसे हो रही है, मतलब आज से स्टडी स्टार्ट हो रही है और फ्यूचर में जाके देख रहे हो कि और क्या क्या हो रहा है इसमें, इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। 218 डायबिटिक वुमेन थी और 3,823 नॉन डायबिटिक वुमेन थी बाय द एंड ऑफ द स्टडी। ठीक है, जिसमें से 72 डायबिटिक और 5511 नॉन डायबिटिक उनकी डेथ हो गई थी। आपने क्या करना है, पर आपको दिया गया हिंट दी गई है कि पर्सन टाइम ऑफ डायबिटिक कितना है। डायबिटिक कितने थे टोटल? 218। पर्सन टाइम उनका कितना था? 1862 पर्सन ईयर्स। ठीक है, 218 लोगों की जो ऑब्जर्वेशन हुई थी स्टडी में, हर एक बंदे को कितने सालों तक देखा गया, उन सबको जमा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 1862 पर्सन ईयर बनते हैं। फिर नॉन डायबिटिक का कितना बनना है? 36,653, 36,653 पर्सन ईयर्स बन रहे हैं नॉन डायबिटिक वुमेन का। मांगा क्या गया? इंसिडेंस डेंसिटी। कैसे मालूम करोगे इंसिडेंस डेंसिटी को? फॉर डायबिटिक, लेकिन इंसिडेंस डेंसिटी किस चीज़ का देख रहे हैं हम? चूंकि डेथ की बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंस डेंसिटी ऑफ द डेथ एमंग डायबिटिक एंड एमंग नॉन डायबिटिक, उसकी इंसिडेंस डेंसिटी देख रहे हैं। तो डायबिटिक में 72 की डेथ हुई थी और उनके पर्सन ईयर्स कितने थे? 1862। डिवाइड करेंगे, आपके पास 38.6 पर 1000 पर्सन पर ईयर, ये डेथ हो रही हैं डायबिटिक वुमेन की। नॉन डायबिटिक का क्या होगा? चूंकि 511 उनकी नॉन डायबिटिक की डेथ हुई थी, और टोटल नॉन डायबिटिक हमारे पास पर्सन ईयर्स में कितने थे? 36,653 पर्सन ईयर्स थे। किन लोगों के? जो नॉन डायबिटिक थे। तो 13.9 पर 1000 पर्सन पर ईयर नॉन डायबिटिक की इंसिडेंस डेंसिटी है फॉर देयर डेथ्स। अब यहाँ पे इसको दोबारा देखें,
डॉट जो है ये स्टार्ट ऑफ इलनेस है और ये भी स्टार्ट ऑफ इलनेस है। अब इसमें ये इंसिडेंस बनता है, ठीक है, जबकि चूंकि ये ऑलरेडी स्टडी स्टडी मेरी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और स्टडी एंड यहाँ पे हो रही है, सही है ना। तो स्टडी से पहले जिन लोगों में डिजीज़ था वो मेरा ओल्ड केसेस में है, ये जमा दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रेवेलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इनको जमा करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रेवेलेंस हो जाएगा। लेकिन केस 3, केस 4, केस 5, ये मेरे क्या हो जाएंगे, इंसिडेंस हो जाएंगे, सही है। केस 6 जो है मेरी स्टडी का हिस्सा नहीं है, एक्सक्लूडेड, ठीक है ना, स्टडी में शामिल नहीं है, तो इसकी वैल्यूज भी बीच में हम नहीं डालेंगे, इसको आउटलायर कहते हैं। पीरियड प्रेवलेंस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस ड्यूरेशन से जहाँ से स्टडी स्टार्ट हुई है दिसंबर 2007 तक, ये पीरियड प्रेवलेंस होगा। पॉइंट प्रेवलेंस क्या होगा कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम बात करें प्रेवलेंस का, यानी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी 1 ये मेरा पॉइंट प्रेवलेंस है, या यहाँ पे बात करूँ पॉइंट प्रेवलेंस, या फिर इस जगह पे बात करूँ तो पॉइंट प्रेवलेंस, या फिर इस जगह पे बात करूँ, सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे बात करूँ तो पॉइंट प्रेवलेंस होगी। आप लोगों ने इन सब चीज़ों को, फार्मूलों को देखें और आपने अपने जो है इन फार्मूलों को देख के इस टास्क को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। एंड अगेन डू दिस वन एज वेल, पर्सन ईयर्स मैंने आप लोगों के लिए पर्सन ईयर्स बनाए हुए हैं। आप इस चीज़ को जो है एक ही चीज़ है, ठीक है, ये और ये एक ही है, हमने आपके लिए पर्सन ईयर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। वैसे तो करना ये चाहिए कि आप खुद पर्सन ईयर्स जमा करें, मालूम करें, पर हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है, ठीक है ना, आपको दे दिया है पर्सन ईयर्स, टोटल पर्सन ईयर्स आपके पास मौजूद हैं। इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, हल करना है, ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रेवलेंस क्या है, डिजीज लॉन्गर होगा, प्रेवलेंस ज़्यादा होगी। लाइफ विदाउट क्योर, लाइफ ज़्यादा होती जा रही है, मतलब बंदे की डेथ नहीं आ रही, और कोई क्योर भी नहीं है तो भी प्रेवलेंस ज़्यादा होगी। न्यू केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। माइग्रेशन, जिन लोगों को डिजीज़ है, लेट से मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ अपने इलाके में, और कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं, मेरे इलाके में शामिल हो जाते हैं, मेरे इलाके का हिस्सा बन जाते हैं, और उन लोगों को भी डिजीज़ है, तो ये भी प्रेवलेंस को बढ़ाएगा। हेल्दी लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो हेल्दी लोगों की तादाद कम हो रही है तो भी प्रेवलेंस इफेक्ट होगी, प्रेवलेंस ज़्यादा कंसिडर की जाएगी। ऐसे लोग जो जिनका इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं वो आ जाएं तो उनमें डिजीज़ इजीली डेवलप होता है तो वो भी प्रेवलेंस को इंक्रीज़ करेगा। और अगर इम्प्रूव्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, डायग्नोस्टिक्स नॉट ट्रीटमेंट, यानी वो फैसिलिटीज़ जो इजीली जो हैं डायग्नोसिस कर सकती हैं, तो भी प्रेवलेंस आपके पास ज़्यादा आएगा। डिक्रीज बाय शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, डिजीज़ का टाइम कम है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, न्यू केसेस कम आ रहे हैं, हेल्दी लोग बाहर से आपके इलाके में, आपकी स्टडी जहाँ पे हो रही है वहाँ आ रहे हैं, जो बीमार हैं वो आपके इलाके को छोड़ के जा रहे हैं। और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, इंक्रीज में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ थी जबकि डिक्रीज में ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं। सर्वेलेंस और एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दीज इन सर्वेलेंस, क्या होता है सर्वेलेंस? सर्वेलेंस की मिसाल ये है कि आप लोगों ने देखा होगा डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम है, डायबिटिक प्रोग्राम्स हैं, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, उनमें उन्होंने एक चार्ट्स बनाए होते हैं, मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम्स वगैरह में चार्ट्स बनाए होते हैं। आप किसी क्लिनिक BHUs वगैरह में जाके देखें तो बाहर चार्ट्स लगे होते हैं, उसमें लिखा होता है, एक ग्राफ सा बनाते हैं, इस तरह से ग्राफ्स बनाते हैं, डॉट्स लगाते हैं, मतलब यहाँ पे ईयर्स या मंथ्स लिखे होते हैं, ठीक है, और इस तरह से डॉट्स लगाते हैं कि इस जगह पे हमारे पास, और यहाँ पे काउंट होती है, एक यानी 10 20 30 इस तरह से काउंट होता है। फिर देखते हैं, लेकिन फर्स्ट मंथ में 10 बंदे थे, सेकंड मंथ में 20 बंदे थे, फिर फोर्थ मंथ में, थर्ड मंथ में नहीं थे, फिर फोर्थ फिफ्थ मंथ में केसेस आ जाते हैं वो भी 10 थे। तो वो इस तरह का एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना।
इस तरह का एक ग्राफ बना रहे होते हैं। वो ग्राफ क्या है? सर्वेलेंस है। अब व्हाट इज़ एक्टिव सर्वेलेंस, व्हाट इज़ पैसिव सर्वेलेंस? एक्टिव सर्वेलेंस ये है कि आप पब्लिक हेल्थ में कोई मॉनिटरिंग या सर्वेलेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा हो, आप देखते हो यार कोई प्रोग्राम है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, वो करक में से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो? आप खुद चले जाते हो, इन पर्सन आप जाते हो, इन पर्सन आप जाते हो उस प्रोग्राम को एवोलुएट करते हो, या इन पर्सन आप जाते हो किसी इलाके में डिजीज़ को देखते हो, तो इसको कहते हैं एक्टिव सर्वेलेंस। लेकिन अब अगर ऐसा हो कि मैं ऑलरेडी इलाके में मौजूद हूँ, आप अपने दफ्तर से उठना नहीं चाहते, वहाँ पे एसी है और आपके कोहाट में गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप एसी के कमरे को छोड़ना नहीं चाहते, सही है ना? तो आप क्या करते हो? आप अपने रिमोटली किसी बंदे को डिजिग्नेट करते हो जो आपके प्रोग्राम का हिस्सा होता है, कोई आउटसाइडर बंदा नहीं होता, आपके प्रोग्राम का हिस्सा होता है। उससे कहते हो कि मुझे अपने इलाके की रिपोर्ट दो, मलेरिया के हवाले से, डेंगू के हवाले से, इस तरह के और भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, उसके हवाले से कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट दो। तो ये क्या हो जाती है? पैसिव हो जाती है। पैसिव का फ़ायदा क्या है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इजी हो जाती है, आपको जाना नहीं पड़ता और बस वहीं से आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी कैन लीड टू अंडर रिपोर्टिंग और डिलेड डेटा कलेक्शन। कभी कभी ये भी हो जाता है कि रिपोर्टिंग सही नहीं हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसी बीमारी है, एड्स ले लें। एड्स लोग छुपाते हैं, HIV वगैरह इन चीज़ों को लोग छुपाते हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनको लोग छुपाते हैं। और कैसे छुपाते हैं? अपने इलाके से तो छुपाते छुपाते हैं, बाहर तो मालूम पड़ जाता है, देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको कोई जानता नहीं है। लेकिन अब मैं अपने इलाके के यहाँ पे कोई केस आ जाए BHU में, और वो एड्स जो है, उनको एड्स है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं? अपने इलाके में रिपोर्ट ही नहीं करते, वो कहीं और चले जाते हैं, कहीं और भी कभी कभी रिपोर्ट नहीं करते, तो इस वजह से पैसिव में अक्सर अंडर रिपोर्टिंग होती है। ये एक्टिव सर्वेलेंस में भी हो सकता है, लेकिन अनलेस यू टेक देयर ब्लड और आप उनको कॉन्फिडेंशियलिटी रख लो, कॉन्फिडेंशियल रख लो बताने की बजाय, आप ब्लड ले लेते हो, टेस्ट करा लेते हो, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास केसेस ज़्यादा है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? रिसर्च एथिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे कि आप उनकी लीगल इंफॉर्मेशन एंड उनकी पर्दादारी रखते हो, ठीक है। आखिरी टास्क है एक्टिव सर्वेलेंस है, इसके हवाले से ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ नोवेल रिस्पायरेटरी वायरस, कोई भी रिस्पायरेटरी वायरस है, गवर्नमेंट हेल्थ वर्कर्स आर डेवलप्ड टू कम्युनिटी डिप्लॉयड टू कम्युनिटी सेंटर्स टू टेस्ट सिटीजन एंड एक्टिवली रिकॉर्ड न्यू केसेस रेदर देन वेटिंग फॉर पेशेंट टू अराइव टू द हॉस्पिटल। इज दिस एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव और पैसिव? आपने सिर्फ ये बताना है कि ये एक्टिव है या पैसिव वो है, क्या नाम है, सर्वेलेंस। दैट्स इट। कुछ क्विज़ेज़ मैं एट द एंड डालूँगा, आपकी जो कमेंट सेक्शन होता है उसके स्टार्ट में आपको नज़र आ जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। कहीं पे कोई कोताही हुई हो आप उसको कमेंट में हाईलाइट कर सकते हैं, और टाइम जो है मेंशन किया करें कि इस टाइम पे आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट की थी, ताकि मैं क्लैरिफाई कर सकूँ, और इन केस एडिट करना पड़े तो वी कैन डू एडिटिंग ऑन इट एज वेल। थैंक यू। ये रेफरेंसेस हैं, यू कैन लुक फॉर इट।